हाँ तो छात्रों, पिछली जो अपना वीडियो था, पिछली क्लास थी, उसमें अपन ने पढ़ा था, आपको याद हो तो, उसमें अपने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों का साम्य पढ़ लिया था। फर्मों का साम्य अपने अल्पकाल में ही पढ़ लिया था और दीर्घकाल में पढ़ लिया था। फिर उसके बाद में अपन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उद्योग का साम्य पढ़ रहे थे, और उद्योग का साम्य भी अपन पढ़ेंगे अल्पकाल और दीर्घकाल में। तो उद्योग का जो साम्य है, उद्योग का जो साम्य है वो अल्पकाल में तो अपन पढ़ चुके थे, और आज अपन उद्योग का साम्य दीर्घकाल के अंदर पढ़ेंगे। फिर अगली जो बात अपन पढ़ने जा रहे हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, वो पढ़ने जा रहे हैं फर्मों का साम्य। फर्मों का साम्य हालांकि पढ़ चुके हैं। जब फर्मों का साम्य अपने पढ़ा था तब अपने लागत दशाएं समान मानी थी, और अब अपन पढ़ेंगे कि अगर लागत दशाएं समान नहीं हो तो ऐसी सिचुएशन में फर्म का साम्य, मतलब विभिन्न लागत दशाओं में फर्मों का साम्य पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे फर्म का पूर्ति वक्र, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का पूर्ति वक्र, और फिर पढ़ेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पूर्ति उद्योग का पूर्ति वक्र। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं उद्योग का साम्य। तो उद्योग का जो साम्य है वो अपने अल्पकाल में पढ़ चुके थे, और आज अपन पढ़ेंगे दीर्घकाल में। तो आपको मैं अल्पकाल का वापस बता रहा हूँ, तो आप ध्यान रखें भाई। अल्पकाल में फर्मों का उद्योग में प्रवेश नहीं होता, प्रवेश नहीं होता है। अल्पकाल में नई फर्मों का, नई लिखना, अल्पकाल में नई फर्मों का उद्योग में प्रवेश नहीं होता है, तथा फर्में उद्योग छोड़कर भी नहीं जाती हैं, उद्योग छोड़कर भी नहीं जाती हैं, नहीं जाती हैं। तो अल्पकाल की एक विशेषता होती है, वो कहती है कि साहब अल्पकाल में जो नई फर्में हैं वो उद्योग में प्रवेश नहीं करती, और जो उद्योग में जो फर्में कार्यरत हैं, मतलब जिन फर्मों को हानि हो रही है, हानि होते हुए भी वो फर्में उत्पादन जारी रखती हैं, उद्योग छोड़ करके नहीं जाती। तो ऐसी जब सिचुएशन अल्पकाल में आती है, तो अल्पकाल में अपने उद्योग का साम्य पढ़ा था, तो उद्योग के साम्य में अपने पढ़ा था कि साहब उद्योग की मांग तथा पूर्ति समान होती है, उद्योग की मांग तथा पूर्ति समान होती है। एक तो शर्त उसमें ये थी। दूसरी शर्त अपने पढ़ी थी कि फर्में संतुलन में होती हैं, सभी फर्में संतुलन में होती हैं, सभी फर्में संतुलन, या उसको कहो भाई साम्य में होती है। तो अल्पकाल में जो उद्योग का साम्य था, तो अल्पकाल के उद्योग साम्य में अपन दो बात आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो अल्पकाल में नई फर्में उद्योग में प्रवेश नहीं करती हैं, भले उद्योग में कार्यरत फर्मों को अधिसामान्य लाभ प्राप्त हो रहा हो, लेकिन नई फर्में मार्केट में प्रवेश नहीं करेंगी। दूसरी बात, यदि उद्योग में कुछ फर्मों को यदि हानि भी हो रही है तो भी फर्में उद्योग छोड़ करके नहीं जाती। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उद्योग का जो साम्य होगा, मतलब अल्पकाल में उद्योग का जो साम्य होगा, उसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात, उद्योग की मांग तथा पूर्ति क्या होगी, समान होगी। दूसरी बात, सभी फर्में संतुलन या साम्य में होगी। अब फर्में संतुलन या साम्य में कब होती हैं, उसके लिए आप लिखना, कोई फर्म साम्य या संतुलन में तब भी होती है जब वह MR को MC के बराबर कर लेती है। क्लियर भाई। फिर अपने पढ़ा था
कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में MR और AR दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। फिर लिखना आप पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म की AR बराबर MR होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म की जो औसत आय होती है वो सीमांत आय की क्या होती है, बराबर होती है। तो आप ये भी कह सकते हो कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का जो संतुलन होगा वो देखो MR बराबर MCO, ये तो है ही है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि कीमत या AR किसके बराबर होनी चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होनी चाहिए। अतः पूर्ण प्रतियोगी फर्म साम्य अवस्था में तब होगी जब AR बराबर क्या हो, MC, और अल्पकाल है इसलिए आप उसको लगा सकते हो SMC, या आप इसको कह सकते हो P बराबर MC, और अल्पकाल है इसलिए ये लगा सकते हो। तो अल्पकाल में उद्योग की साम्य की कंडीशन में आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात, उद्योग की मांग तथा पूर्ति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दूसरी बात, सभी फर्में संतुलन या साम्य में होनी चाहिए। सभी फर्में संतुलन या साम्य में कब होंगी, जब फर्मों की कीमत क्या होगी, किसके बराबर होगी, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगी। और अल्पकाल की आप बात करते हो तो नीचे लगा देना इधर लगा देना S। तो इसका मतलब है जब P बराबर क्या हो, SMC, मतलब शॉर्ट टर्म की मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है कीमत, तो फर्म क्या होती है, साम्य की स्थिति में होती है। ये बात अपने अल्पकालीन उद्योग के साम्य में अपने पढ़ चुके हैं। और आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं अभी, वो पढ़ेंगे उद्योग का साम्य दीर्घकाल के अंदर। तो लिखो दीर्घकाल में उद्योग में नई फर्में प्रवेश करती हैं। जब अल्पकाल में फर्में अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर रही हो। एक तो ये ध्यान रखना, देखो दीर्घकाल में उद्योग में नई फर्में प्रवेश करती हैं जब अल्पकाल में क्या हो, अल्पकाल में फर्में अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर रही हो। मतलब अल्पकाल में उद्योग में कार्यरत फर्मों को यदि अधिसामान्य लाभ या अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो रहा है तो उस लाभ के लालच में उस उद्योग के अंदर नई फर्में प्रवेश करती हैं। यदि अल्पकाल में उद्योग में विद्यमान फर्मों को हानि हो रही हो तो कुछ फर्में उद्योग छोड़कर चली जाती हैं। कुछ फर्में दीर्घकाल में उद्योग छोड़कर चली जाती है। तो दीर्घकाल के अंदर क्या कंडीशन होती है
कि यदि अल्पकाल में उद्योग में जो भी फर्में काम कर रही थी या जो भी फर्में उत्पादन कर रही थी, यदि वो अतिरिक्त लाभ कमा प्राप्त कर रही हैं तो नई फर्में उद्योग के अंदर आएंगी। एक तो ये कंडीशन हो सकती है, या फिर ये हो सकता है कि अल्पकाल में उद्योग में कार्यरत फर्मों को यदि हानि हो रही हो तो कुछ फर्में दीर्घकाल के अंदर उद्योग छोड़ करके चली जाती हैं। ये कंडीशन होती है। क्लियर भाई? तो इसका मतलब हो गया कि अल्पकाल में जब फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन नहीं होता है, ठीक है ना, किंतु दीर्घकाल में क्या होता है, फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन होता है। क्लियर थी बात? फिर दूसरी बात लिखो, इसलिए दीर्घकाल में उद्योग साम्य या संतुलन में तभी होगा जब निम्न शर्तें पूरी हो। निम्न शर्तें पूरी हो। निम्न शर्तें पूरी हो। तो इस कंडीशन के अंदर मतलब दीर्घकाल में उद्योग का साम्य या संतुलन तब होगा जब निम्न शर्तें पूरी हो रही हो। पहली शर्त क्या होनी चाहिए भाई? पहली शर्त होना चाहिए उद्योग की मांग तथा पूर्ति समान। एक बात देखो, साम्य में हमेशा ध्यान रखो, मांग और पूर्ति क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, तभी साम्य होगा। तो उद्योग का साम्य कब होगा? जब उद्योग की मांग तथा पूर्ति क्या हो? समान हो। ये बात अल्पकाल वाले में भी थी। दूसरी बात क्या है? दूसरी हिसाब है उद्योग में सभी फर्में साम्यावस्था में हो। सभी फर्में साम्यावस्था में हो। और फर्म आपको बताई थी साम्यावस्था में कब होती है? अर्थात फर्म दीर्घकाल में साम्यावस्था में होती है साहब कभी? जब P बराबर क्या हो? MC। क्लियर है भाई? अब दीर्घकाल है इसलिए MC के बराबर क्या लिखते हैं ना आप? L। तो दीर्घकाल में कोई भी फर्म साम्यावस्था में कब होती है? जब P बराबर क्या हो? LMC। और अल्पकाल होगा तो आप लिख दोगे साहब P बराबर है SMC। आपको देखो P की जगह AR भी लिखा हुआ मिल सकता है, या आप ये भी लिख सकते हो AR बराबर LMC, या आप ये भी लिख सकते हो MR बराबर LMC। क्योंकि संतुलन की स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में देखो PAR और MR क्या होती हैं? एक ही होती हैं, तो तीनों लिखी हुई मिल सकती हैं। अब यहाँ पे आप देखो MR और LMC की जो कंडीशन है वो तो एकाधिकारी बाजार में और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में भी यही होती है, सभी बाज़ारों में होती है। तो लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार में क्या होती है कि P जो होती है, कीमत जो होती है वो भी LMC के बराबर होती है, या P या उसको AR बोलो, ये तो दोनों एक ही होती है, P और AR, ठीक है ना, ये LMC के बराबर होती है। ये जो कंडीशन है वो किसी भी मार्केट में नहीं होती। ये कंडीशन तो बाकी मार्केटों में भी हो सकती है, लेकिन ये कंडीशन सिर्फ पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर ही होगी। क्लियर है भाई? तो दो शर्तें देखो, ये शर्तें तो अल्पकाल में भी थी। अब तीसरी जो शर्त है आपकी कि उद्योग का दीर्घकाल में साम्य की जो तीसरी शर्त है वो आप लिखो, फर्मों का उद्योग में प्रवेश तथा छोड़ने की प्रवृत्ति नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि फर्में जो उद्योग में आनी थी वो आ चुकी होंगी। देखो, उद्योग का संतुलन तब हो पाएगा, बात अपन दीर्घकाल में पढ़ रहे थे, दीर्घकाल में अपने पढ़ा था कि दीर्घकाल में नई फर्में उद्योग में आ रही हैं, ठीक है ना भाई? नई फर्में उद्योग में आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? क्योंकि अल्पकाल के अंदर जो उद्योग में फर्में थी वो फर्में अतिरिक्त लाभ कमा रही थी। तो
तो उस अतिरिक्त लाभ की लालच से नई फर्में मार्केट के अंदर आती हैं या उद्योग में आती हैं। और यदि अल्पकाल के अंदर क्या उद्योग में जो फर्में उत्पादन कर रही थी तो उत्पादन करने से उनको हानि हो रही थी, तो निश्चित रूप से कुछ फर्में दीर्घकाल के अंदर उद्योग छोड़ करके चली जाएंगी, क्योंकि लंबे समय तक फर्में हानि वहन नहीं कर सकती। अब जब उद्योग की संतुलन की बात करते हैं, वो संतुलन आता है जैसे अपन ताकड़ी में तोलते हैं, तो संतुलन का मतलब जो भी अपने को निकालना है या डालना है डाल चुके हैं, फिर उसके बाद में एक स्थिति आती है कि न तो अपने को डालना है लगे और न उसमें से कुछ निकालना है, वही तो बैलेंस होता है। तो वो बैलेंस उद्योग का कब आएगा? जब उद्योग की मांग और पूर्ति क्या हो जाए, समान हो जाए। जैसे तकड़ी के अंदर दोनों पलड़े बराबर हो जाते हैं, समझा कि? तो वैसे उद्योग की सभी फर्में साम्य अवस्था में, जितनी फर्में हैं वो सारी की सारी क्या है, साम्य अवस्था में आ जाएं। फर्म साम्य अवस्था में कब आती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में? जब उसकी कीमत किसके बराबर हो जाती है, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाती है। कीमत को ही AR कहा जाता है, AR और कीमत एक ही होती है। या फिर आप कह दो कि AR है वो LMC के मतलब मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाती है। फिर देखो साम्य है, इसका मतलब फर्मों को जो भी उद्योग में आना था वो आ चुकी, छोड़ के जाना था वो छोड़ के जा चुकी। अब एक ऐसी कंडीशन आ गई है कि फर्मों के प्रवेश मतलब नई फर्में नहीं आ रही हैं, जितनी आनी थी वो आ गई, और फर्में छोड़ भी नहीं जा रही हैं, जितनी थी छोड़नी थी वो छोड़ चुकी। अब फर्मों के प्रवेश करने और छोड़ने की प्रवृत्ति है वो नहीं रही। तो ऐसी कंडीशन में उद्योग का साम्य होगा। अब देखो फर्मों का उद्योग में प्रवेश, नई फर्में उद्योग में नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही हैं? क्योंकि पहले जो प्रॉफिट कमा रहा था तो नई फर्में आने से धीरे धीरे प्रॉफिट क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब उद्योग में केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त कर रही हैं। इसलिए सामान्य लाभ जब उद्योग की फर्में प्राप्त करती हैं तो नई फर्में मार्केट में प्रवेश नहीं करेंगी। और जब फर्में सामान्य लाभ ही प्राप्त करती हैं तो कोई भी फर्म है उद्योग छोड़ करके नहीं जाएगी। कहने का मतलब है फर्मों का उद्योग में प्रवेश तथा छोड़ने की प्रवृत्ति समाप्त कब होगी? जब उद्योग में कार्यरत सभी फर्में क्या प्राप्त कर रही हो, सामान्य लाभ ही प्राप्त कर रही हो। तो आप ये लिखना नीचे, ऐसा तभी, ऊपर लिख देता हूँ मैं इसका, उद्योग में फर्मों के प्रवेश, उद्योग में फर्मों के प्रवेश तथा छोड़ने की प्रवृत्ति तभी समाप्त हो सकती है, जब उद्योग की सभी फर्में सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं, तो फर्मों का उद्योग में प्रवेश करने तथा छोड़ने की प्रवृत्ति तभी समाप्त हो सकती है जब उद्योग की सभी फर्में क्या हैं भी सामान्य लाभ प्राप्त करती है। जब सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं, इसमें क्या आते हैं, तो इसका मतलब नई फर्में उद्योग में नहीं आएंगी और पुरानी फर्में उद्योग को छोड़ करके नहीं जाएंगी। और फर्मों को सामान्य लाभ कब प्राप्त होता है? सामान्य लाभ तब भी प्राप्त होगा जब फर्मों की औसत आय किसके बराबर हो भाई, औसत आय किसके बराबर हो, उसकी औसत लागत के बराबर हो। तो ये भी लाभ आप लाइन लिख लेना, फर्में को सामान्य लाभ तब भी प्राप्त होगा जब क्या हो भाई, AR बराबर क्या हो, LAC तथा सभी फर्में LAC के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन
करती है। जब दीर्घकाल में उद्योग का साम्य होगा तो क्या क्या कंडीशन होंगी? एक तो उद्योग की मांग और पूर्ति समान होगी। दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी कि उद्योग की सभी फर्में साम्य अवस्था में होंगी, मतलब सभी फर्मों की कीमत उसकी समान लागत के बराबर होगी। तीसरी बात, फर्मों का उद्योग में प्रवेश तथा छोड़ने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी। समझ कि नहीं रहेगी, इसका मतलब उद्योग ये प्रवृत्ति कब नहीं रहेगी? जब उद्योग की सभी फर्मों को क्या मिल रहा हो? सामान्य लाभ ही प्राप्त हो रहा हो। और किसी फर्म को सामान्य लाभ कब प्राप्त होता है? जब फर्म की औसत आय है उसकी औसत लागत के क्या होती है? बराबर होती है। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, वो क्वेश्चन को नोट करना आप, ठीक है ना? उस क्वेश्चन में ये सारी बातें उसके अंदर आ जाएंगी। देखो, यदि क्वेश्चन आ जाए, एक चीज़ तो ये ध्यान देखना आप, एक चीज़ मैं आपको बताना आपको भूल गया, उसमें था कि जो अपन उद्योग का साम्य पढ़ रहे थे तो उस उद्योग के साम्य में अपने एक मान्यता ली थी। मतलब ये इसमें मान्यता ली जाती है कि सभी फर्में समान लागत दशाओं में या स्थिर लागत की दशा में क्या कर रही हैं? उत्पादन कर रही हैं। तो एक लाइन ये पहले आप नोट कर लो, उद्योग के साम्य में ये मान्यता ली गई है कि सभी फर्में स्थिर या समान लागत दशाओं में उत्पादन कर रही है। मतलब अपने जो साम्य पढ़ा है तो उस साम्य, ये जो साम्य है उस साम्य के अंदर अपने एक मान्यता ली है, और वो मान्यता ये है कि उद्योग की जो सभी फर्में हैं वो स्थिर या समान लागत दशाओं में उत्पादन कर रही है। मतलब उनकी लागतों की जो कंडीशन है वो अलग अलग नहीं है, सबकी लागतों की कंडीशन क्या है? समान है। क्लियर थी बात? अब मैं एक क्वेश्चन लिखा रहा हूँ आपको, और उस क्वेश्चन को देखिए आप हल करना। क्वेश्चन ये है, स्थिर लागत दशा में उद्योग का साम्य होगा जब पहला ऑप्शन आ जाए, उद्योग की सभी फर्में सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं, एक कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन आ गई, सभी फर्में LAC के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती हैं। और ये आपको पता है कि जो भी फर्म LAC के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती है उस फर्म को इष्टतम फर्म कहा जाता है। इसका मतलब है सभी फर्में क्या है भाई? इष्टतम फर्में हैं। तीसरा आ जाए, सभी फर्मों की P बराबर LMC होती है, या सभी फर्मों की कीमत दीर्घकालीन सीमांत लागत के समान होती है, समान होती है, बराबर होती है। और चौथा ऑप्शन आ जाए, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन देखो, स्थिर लागत दशा में उद्योग का साम्य
स्थिर लागत दशा में उद्योग का साम्य होगा, कि उद्योग का साम्य होगा जब क्या हो गई, पहला है उद्योग की सभी फर्में सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं, दूसरा सभी फर्में एलएसी के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती हैं, फिर तीसरा है सभी फर्मों की कीमत दीर्घकालीन सीमांत लागत के समान होती हैं। दीर्घकालीन लागत समान मतलब P बराबर क्या हो, LMC हो, ठीक है ना, और उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि दीर्घकाल में उद्योग के साम्य के अंदर ये सारी ही कंडीशनें पूरी होती हैं। सारी कंडीशन पूरी होगी तभी दीर्घकाल में उद्योग का क्या होगा, साम्य होगा। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है, इसको आप नोट कर लेना। तो दीर्घकाल में उद्योग साम्य अवस्था में कब होता है वो कंडीशन अपने पढ़ चुके। अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ेंगे कि विभिन्न लागत दशाओं में फर्मों का साम्य क्या होगा। लिखो आप, विभिन्न लागत दशाओं में फर्म का साम्य। विभिन्न लागत दशाओं में फर्म का साम्य। अभी तक जो अपने पढ़ा है वो अभी तक तो अपने ये पढ़ा कि लागत की कंडीशन समान हो तब फर्म का साम्य, और अब जब लागतों की कंडीशन अलग अलग हो तो ऐसी सिचुएशन में फर्म का साम्य क्या होगा। तो उसके अंदर अपना अल्पकाल में भी पढ़ेंगे और दीर्घकाल में। तो सबसे पहले लिखो अल्पकाल, अल्पकाल इसके अंदर, ठीक है। अब अल्पकाल की मैंने बताई थी कि अल्पकाल की एक विशेषता है कि इसमें नई फर्में उद्योग में प्रवेश नहीं करती हैं। तो आप ये लिख लो, अल्प अवधि या अल्पकाल में नई फर्में उद्योग में नहीं आती तथा कोई फर्म उद्योग छोड़कर नहीं जाती, उद्योग छोड़कर नहीं जाती, उद्योग छोड़कर नहीं जाती। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है, फर्मों की सिचुएशन क्या होगी। तो मैं यहाँ पर इसको एक डायग्राम से बताऊंगा आपको। मैं यहाँ पर 3 फर्म बनाऊंगा और तीनों फर्मों की लागत की कंडीशन क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इसके अंदर आप देख लो, एक तो मैं फर्म ये बना रहा हूँ, एक फर्म ये, और इस फर्म की देखो यहाँ पर आपको पता है अपन क्या दिखाते हैं भाई, आगम व लागत को दिखाते हैं इसके ऊपर। और ये तो हो गया आपका YX, और अक्ष के ऊपर अपन क्या दिखाते हैं, आउटपुट को दिखाते हैं। ये मैंने दिखा दिया यहाँ पर आउटपुट। और ये जो फर्म का AR और MR वक्र बना दिया, AR और MR वक्र बना दिया। और ये मैंने दिखा दी इसकी सीमांत लागत दिखाती है, ये इसकी मार्जिनल कॉस्ट दिखाती है। अल्पकाल है इसलिए आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। और ये आपको पता है भाई, मार्जिनल कॉस्ट जहाँ MR को काटता है वही फर्म का क्या होता है भाई, साम्य बिंदु होता है, और ये साम्य उत्पादन मात्रा होगी। अब इस फर्म की जो लागत की दशाएं हैं वो ऐसी हैं कि इन फर्मों की लागत कम आ रही है, मतलब इसकी अच्छी टेक्नोलॉजी है। देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो फर्में उत्पादन कर रही हैं सबकी लागतें समान हो। कुछ फर्मों की टेक्नोलॉजी अच्छी है, या कुछ फर्मों के में प्रबंधक ज़्यादा कुशल है, या कुछ फर्मों के अंदर जो उद्यमी है वो ज़्यादा योग्य या ज़्यादा कुशल है। तो ऐसी कंडीशन में कुछ फर्मों की लागतें कम हो सकती हैं दूसरों की तुलना में। तो इसकी जो लागतों की जो कंडीशन है उसको आपने ये दिखा दो, ये आपने SAC दिखा दी। अब इस फर्म का साम्य ये है, और इस साम्य के ऊपर इतना उत्पादन कर रही है। तो इस उत्पादन में इस फर्म की औसत आय तो है EQ, और उसकी औसत लागत देखो, इस उत्पादन मात्रा से अब लागत तक जब ले जाते हैं तो औसत लागत कितनी आ रही है, इसको कोई भी नाम दे दो। इसको नाम दे दिया अपने T। तो इसकी औसत लागत है वो कितनी है भाई, TQ, और औसत आय है वो है EQ। तो इसका मतलब इस फर्म को प्रति इकाई लाभ कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। तो टोटल लाभ आप दिखाना चाहो तो टोटल लाभ इसका आप ये दिखा सकते हो, इस फर्म का टोटल लाभ हो गया, आप इसको देख दो H। ये इस फर्म का क्या है भाई, टोटल है लाभ,
इसको आप दिखा सकते हो अतिरिक्त या अधि सामान्य लाभ। सामान्य लाभ, ये अधि सामान्य लाभ है फर्म प्राप्त कर रही है। दूसरी फर्म मैं बना रहा हूँ आपको, और ये मैंने फर्म की बना दी AR और MR बना दी, और इस फर्म के अंदर मैंने ये उसकी सीमांतें लागत दिखा दी। अल्पकाल है SMC, जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट MR वक्र को काटता है वहाँ पर उसका साम्य बिंदु हो गया, और ये फर्म की क्या होगी, साम्य उत्पादन मात्रा होगी। देखो E फर्म का साम्य बिंदु है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट MR को E बिंदु पर काटता है, और ये फर्म की साम्य उत्पादन मात्रा हो गई। और इस फर्म की जो लागत दशाएं हैं वो ऐसी है कि ये फर्म जो एवरेज कॉस्ट है, शॉर्ट टर्म का जो एवरेज कॉस्ट है उसके न्यूनतम बिंदु पर ये उत्पादन करती है, मतलब इसको केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है। तीसरी जो फर्म है वो मैं ये बना रहा हूँ, उसकी लागतों की कंडीशन ऐसी है, ये मैंने बनाया इसका AR वक्र, और ये आपको पता है भाई क्या होता है, MR वक्र भी ये होता है, यही इसका MR वक्र है। क्लियर भाई, AR और MR क्या होती है, इसमें बराबर होती है। और ये इसकी कीमत है, और ये इसकी मैंने सीमांतें लागत दिखाई, ये शॉर्ट टर्म की मार्जिनल कॉस्ट हो गई, और ये इसका फर्म का क्या हो गया, साम्य बिंदु हो गया। इस साम्य बिंदु के ऊपर फर्म की जो उत्पादन मात्रा है वो OQ। अब इसकी जो लागत की कंडीशन है वो है ये, और इसको शॉर्ट टर्म का एवरेज कॉस्ट मैंने लिख दिया, SAC लिख दिया। अब देखो ये जो फर्म OQ उत्पादन कर रही है इस E बिंदु पर साम्य में है, तो उसकी औसत आय तो ये है EQ, और औसत लागत कितनी है तो आप इसको ऊपर ले औसत लागत वक्र आप ले जाओ, इसको कोई भी नाम दे दियो, जैसे अपने नाम दे दिए इसको N, और इसको आप फिर यहाँ तक इसको मिला दो आप। कहने मतलब ये देखो आय इतनी है, औसत आय इतनी है, औसत लागत इतनी है, इसका मतलब लागत ज़्यादा है आय कम है, तो इस फर्म की जो हानि है वो EN, ये E बिंदु है, ये N बिंदु है, तो EN इसकी प्रति इकाई हानि है, तो टोटल हानि क्या हो गई, ये इसकी टोटल हानि हो गई, ये इसकी हानि है, और इसको आप N, इसको नाम दे दो M, ये इसकी क्या है भाई, हानि है। तो अल्पकाल के अंदर जो भी फर्में उद्योग के अंदर काम कर रही हैं, अपने यहाँ पर मान लो कि 3 फर्में, फर्म नंबर 1, फर्म नंबर 2 और फर्म नंबर 3, ये जो 3 फर्में हैं, तीनों फर्मों की लागत दशाएं क्या है, अलग अलग है। पहली फर्म की लागत दशाएं नीची है, मतलब इस फर्म में अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है, या इस फर्म का जो प्रबंधक है वो ज़्यादा कुशल है, या उद्यमी ज़्यादा कुशल है, या ये जो फर्म जिस कच्चे माल का प्रयोग कर रही है वो कच्चा माल इसको सस्ता मिल रहा हो, या फिर कच्चा माल अच्छी क्वालिटी का मिल रहा हो, तो इस वजह से इस फर्म की लागतें इन तीनों में से सबसे कम आ रही है। इस फर्म की लागतें औसत आय के बराबर ही है, इसलिए ये फर्म को क्या मिलता है, केवल सामान्य लाभ। तो इसको इस बिंदु पर क्या मिलता है, सिर्फ सामान्य लाभ, सामान्य लाभ। क्लियर पे। और जिस फर्म की लागतें ऊंची होती हैं, जैसे इस फर्म की लागत क्या है, ऊंची है, इसलिए इस फर्म को अल्पकाल में क्या होता है, हानि होती है। तो अल्पकाल के अंदर अपने पढ़ा भी अलग अलग लागत दशाओं में जो फर्म का साम्य है, तो उसमें पढ़ा कि भाई उद्योग में जितनी भी फर्में काम कर रही हैं, यदि इन फर्मों की लागत दशाएं अलग अलग हैं तो साहब इनका प्रॉफिट और हानि भी क्या होगी, अलग अलग होगी। जिस फर्म की लागतें कम हैं वो फर्म क्या प्राप्त करती है भाई, अधि सामान्य लाभ प्राप्त करती है। ठीक है ना भाई। जिन फर्मों की लागतें औसत आय के बराबर है वो फर्में केवल क्या है भाई, सामान्य लाभ ही प्राप्त करती हैं। जिन फर्मों की लागत दशाएं ज़्यादा हैं, ऊंची हैं लागत दशाएं, ठीक है, मतलब उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसका उद्यमी या जो प्रबंधक है वो ज़्यादा कुशल नहीं है, या ये मान लो कि उसके पास जो कच्चा माल आ रहा है वो कच्चे माल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या कच्चे माल ऊंची लागतों पे मिल रहा है, या मान लो कि श्रमिक है वो सब ऊंची कीमतों पर मिल रहे हैं उसको, तो कोई भी कारण हो सकता है। इस फर्म की लागतें ऊंची हैं, इस कारण इस फर्म को क्या है, हानि। मतलब एक ही उद्योग में काम करने वाली कुछ फर्मों को अति सामान्य लाभ मिल सकता है, कुछ फर्में सामान्य लाभ की स्थिति में हो सकती हैं, और कुछ फर्मों को हानि भी हो सकती है। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है उसकी लागत की दशाओं के ऊपर। तो अब मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इतनी है, जिन फर्मों की लागत दशाएं नीची हैं, लागतें कम आती हैं, उन फर्मों वो फर्में अधि सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं, और जिनकी लागतें ऊंची हैं उन फर्मों को क्या होती है, हानि होती है।
तो आप इसके अंदर ये लाइनें लिख लो। विभिन्न लागत दशाओं में जिन फर्मों की लागतें कम होती हैं उन फर्मों को अधिसामान्य लाभ प्राप्त होता है तथा जिनकी लागतें ऊंची होती हैं, उन फर्मों को अल्पकाल में हानि होती है। ये तो बात होगी अपने अल्पकाल की। क्लियर भाई? अब देखो अल्पकाल में तो 3 कंडीशन हो सकती है। अल्पकाल के अंदर सब कुछ फर्मों को अधिसामान्य लाभ मिल सकता है, कुछ फर्मों को सामान्य लाभ मिल सकता है, कुछ फर्मों को हानि हो सकती है। लेकिन जब अपने दीर्घकाल की बात करें, दीर्घकाल की कंडीशन में क्या होता है कि देखो नई फर्में मार्केट में आएंगी, नई फर्में मार्केट के अंदर आएंगी, देखो बहुत सारा चेंज हो जाएगा। फर्में प्रॉफिट भी कमा रही हैं इसलिए नई फर्में मार्केट के अंदर आएंगी। यहाँ ये फर्म जो हानि हो रही है तो अल्पकाल में तो ये फर्म हानि वहन कर लेती है, लेकिन लंबे समय तक ये फर्म हानि वहन नहीं करेगी, इसलिए दीर्घकाल में ये फर्म उद्योग छोड़ करके चली जाएगी। तो अब अपन पढ़ेंगे विभिन्न लागत दशाओं में दीर्घकाल के अंदर फर्मों का साम्य क्या होगा। लिखो दीर्घकाल में फर्मों का साम्य, दीर्घकाल में फर्मों का साम्य विभिन्न लागत दशाओं में, विभिन्न लागत दशाओं में विभिन्न लागत दशाओं में। ये देखो अब एक मैंने बताया था कि अल्पकाल में तो फर्म हानि होते हुए भी उत्पादन जारी रख सकती है, लेकिन दीर्घकाल में फर्म हानि वाली जो फर्म है वो उद्योग छोड़ करके चली जाएगी। अब देखो दीर्घकाल में अपन विभिन्न लागत दशाओं में फर्मों का साम्य पढ़ेंगे तो उसमें एक सीमांत फर्म आती है, ठीक है ना, उसके ऊपर ध्यान दे रखना। तो आप ये लिखो दीर्घकाल में सीमांत फर्म की अवधारणा। देखो दोबारा सुनो, दीर्घकाल में सीमांत फर्म, ये मत बोल देना भाई, इस पे क्वेश्चन आता है। सीमांत फर्म की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण होती है, महत्वपूर्ण होती है। अब मैं दीर्घकाल में 2 फर्में बना रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो उन 2 फर्मों की आप कंडीशन देखना और उसमें मैं आपको बताऊंगा भाई कौन सी फर्म, चलो 3 बना देता हूँ कि कौन सी फर्म है वो सीमांत फर्म होगी। तो इसके अंदर देखो मैं डायग्राम से बता देता हूँ इस बात को। यहाँ पर तो अपन दिखाते हैं आगम व लागत को दिखाते हैं, और यहाँ अपन दिखाते हैं आउटपुट को दिखाते हैं। ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये अपने बनाया AR और MR वक्र बनाया है। AR और MR क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये अपने इस फर्म की सीमांत लागत है, दीर्घकाल है, ये मार्शल को दीर्घकाल है, इसलिए अपने क्या लगा दिया, L लगा दिया। ये फर्म का साम्य बिंदु है E, ये मैंने E फर्म का साम्य बिंदु लिख दिया, ठीक है ना। और ये साम्य उत्पादन है मात्रा, और ये इस फर्म की मैंने औसत लागत बना दी।
ये लॉन्ग टर्म की एवरेज कॉस्ट होगी। देखो इस साम्य बिंदु के ऊपर फर्म की जो औसत आय है वो तो है ई क्यू, और इसकी जो औसत लागत है, देखो लागत वक्र है ना, तो इसकी लागत को अपने नाम दे दिया यहाँ पर एच। तो औसत लागत ओ क्यू उत्पादन के ऊपर फर्म की औसत लागत है एच क्यू और औसत आय है ई क्यू। तो इसका मतलब फर्म की आय ज़्यादा है, औसत आय ज़्यादा है और औसत लागतें कम है, इसलिए फर्म को क्या हो रहा है भाई, अधि सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है। तो प्रति इकाई अधि सामान्य लाभ है ई एच या एच ई मान लो, और कुल लाभ आपको ये प्रति इकाई लाभ हो गया। इसको क्वांटिटी को अपन गुणा करेंगे प्रति इकाई लाभ से तो टोटल लाभ आ जाएगा। तो इसके बराबर यहाँ रेखा खींच देते हैं अपने, तो इसके बराबर अपने यहाँ पर रेखा खींच दी। तो रेखा अपने खींच दी, तो देखो इसको मैंने कोई नाम दे दिया आर। तो इस फर्म का जो अधि सामान्य लाभ है वो कितना है, पी ई एच आर, ये इस फर्म का अधि सामान्य लाभ है। दूसरी फर्म मैं बना रहा हूँ आपको, ये मैंने बना दिया आपकी दूसरी फर्म, इसका मैंने लिख दिया ए आर बराबर एम आर लिख दिया, और ये इस फर्म की मैंने बना दी इसकी सीमांत है, ये इसका कीमत होगी, देखो ओ पी इसकी कीमत है, और यहाँ पर ये आउटपुट दिखाएंगे, इधर आगम और लागत दिखाते हैं अपने। ये मार्जिनल कॉस्ट हो गया, दीर्घकाल है इसलिए अपने लिख दिया एल, और ये इस फर्म का साम्य बिंदु हो गया, और इसके ऊपर ये इसकी साम्य उत्पादन मात्रा होगी। इसकी जो लागत दशाएं हैं वो इस तरह की हैं, ये लो इसकी लागत दशाएं ये, और इसको मैंने नाम दे दिया एल ए सी, ये इसकी लागत दशा है। क्लियर आता भाई। और अब देखो इसकी औसत आय तो है इतनी, औसत लागत है इतनी, तो यहाँ पर मैं कोई भी नाम दे दूँ, जैसे मैंने नाम दे दिया मान लो एम नाम दे दिया है, तो इसकी औसत लागत है वो तो है एम क्यू और औसत आय है वो है ई क्यू। तो इसका मतलब उसको ई एम प्रति का लाभ मिल रहा है, तो इसका टोटल लाभ क्या हो गया, ये हो गया, इसका क्या हो गया, अधि सामान्य लाभ है। इसका भी ये क्या था भाई, अधि सामान्य लाभ है। अब देखो दोनों फर्में एक ही उद्योग में काम कर रही हैं, दोनों फर्में एक ही उद्योग में काम कर रही हैं। ये फर्म ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, ये फर्में कम प्रॉफिट कमा रही है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि इनकी लागतें अलग अलग हैं। इस फर्म की लागत कम आ रही है क्योंकि ये फर्म अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रही है। इस फर्म के जो साधन हैं वो ज़्यादा कुशल हैं, इसका जो उद्यमी है वो ज़्यादा कुशल है, इसलिए ये फर्म ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। इस फर्म की लागतें क्या है भाई, इसकी तुलना में ज़्यादा है, इसके जो प्रबंधक है वो इसकी तुलना में कम कुशल हैं, इसके जो साधन है वो थोड़े कम कुशल है, इसलिए इसकी लागतें थोड़ी ज़्यादा आ रही हैं। ज़्यादा आने की वजह से इसका प्रॉफिट पहले वाले की तुलना में क्या है, कम है। अब मैं एक फर्म और बना रहा हूँ इसके ऊपर, ये मैंने इसका लिखा भाई, ये फर्म का ए आर और एम आर लिखा, ठीक है, और ये इसकी मैंने मार्जिनल कॉस्ट बना दी, और ये इसका जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट काटती है मार्जिनल को, ये इसका साम्य बिंदु हो गया, ये इसकी साम्य उत्पादन मात्रा हो गई, ये इसकी की कीमत थी। अब इसकी जो लागत दशाएं वो ऐसी है कि ये साहब ये इसकी लागत दशाएं, और ये मैंने लिख दिया एल ए सी। अब देखो इस फर्म की जो लागतें हैं वो इन दोनों से क्या है, ऊंची है, और लागत ऊंची होने की वजह से ये फर्म केवल क्या है भाई, सामान्य लाभ ही प्राप्त करती है। अब देखो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक ही उद्योग में कार्यरत 3 फर्में हैं, तीनों फर्मों की कंडीशन दीर्घकाल के अंदर अलग अलग है। ये फर्में सबसे ज़्यादा अधि सामान्य लाभ प्राप्त करती है, ये फर्म का अधि सामान्य लाभ है, अधि सामान्य लाभ, और इस फर्म का अधि सामान्य लाभ है ये दोनों ही फर्में अधि सामान्य लाभ प्राप्त कर रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा अधि सामान्य लाभ है पहले वाली फर्म, 1 नंबर की जो फर्म है वो सबसे ज़्यादा अधि सामान्य लाभ प्राप्त कर रही है। दूसरी फर्म भी अधि सामान्य लाभ प्राप्त कर रही है, लेकिन इसका अधि सामान्य लाभ पहले की तुलना में कम है। लेकिन जो तीसरी फर्म है वो तीसरी फर्म को कोई अधि सामान्य लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, वो फर्म सिर्फ सामान्य लाभ ही प्राप्त करती हैं। क्योंकि सामान्य लाभ प्राप्त करने का मतलब क्या है कि इसकी जो मार्जिनल कॉस्ट है
ठीक है ना, वो उसकी या सॉरी एवरेज जो कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट इसकी औसत आय या कीमत के बराबर है। देखो इसकी कीमत इतनी है या औसत आय इतनी है, ठीक है ना, कीमत और औसत आय तो एक ही होती है, दोनों इतनी है, और इसकी औसत लागत भी इतनी है, तो इसका मतलब इसको केवल क्या मिलता है, सामान्य लाभ ही मिलता है। अब देखो दीर्घकाल में एक तो ये ध्यान रखना कोई भी फर्म को हानि नहीं होगी, क्योंकि अल्पकाल में ही कोई फर्म हानि उठा सकती है, दीर्घकाल में कोई भी फर्म हानि वहने नहीं करेगी, वो उद्योग छोड़ करके चली जाएगी। तो यहाँ पर सबसे ऊंची लागत वाली जो उद्योग हो, जो फर्म होगी, वही फर्म क्या होगी, सीमांत फर्म होगी। क्योंकि अब यदि कीमतें गिरती हैं तो सबसे पहले कौन सी फर्म उद्योग छोड़ करके जाएगी, ये तीसरी फर्म सबसे पहले उद्योग छोड़ करके जाएगी। तो जो फर्म कीमत गिरने से सबसे पहले उद्योग छोड़ करके जाएगी वो फर्म ही क्या होती है, सीमांत फर्म होती है। तो इनमें तीनों में से सीमांत फर्म कौन सी हुई, तीसरी हुई। अब सीमांत फर्म की विशेषता ध्यान रखना आप, ये सीमांत फर्म क्या है कि LAC के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती है, एक बात। और LAC के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करने से ये फर्म क्या होती है, अनुकूलतम या इष्टतम फर्म होती है। अपने पीछे भी पढ़ा था कि इष्टतम फर्म कौन सी होती है, जो फर्म LAC के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती है वो फर्म ही इष्टतम फर्म होती है। तो इन तीनों में से इष्टतम फर्म कौन सी है, तीसरी फर्म है, और जिसको अपन क्या कहेंगे, सीमांत फर्म। तो आप नीचे इसके अंदर लिखना, जिस फर्म की लागतें सबसे ऊंची होती हैं, अर्थात कीमत गिरने पर जो फर्म सबसे पहले उद्योग छोड़ेगी वही सीमांत फर्म कहलाती है, वही सीमांत फर्म कहलाती है। कहने मतलब सबसे ऊंची लागत वाली जो फर्म है, तो सबसे ऊंची लागत वाली फर्म इसमें से कौन सी है भाई, तीसरी है, ठीक है ना, जो सबसे पहले कीमत गिरने पर सबसे पहले उद्योग छोड़ेगी, कीमत गिरने पर जो सबसे पहले उद्योग छोड़ करके चली जाएगी, जिसके बस की बात नहीं रहेगी, वो फर्म क्या कौन सी होती है, सीमांत फर्म होती है। तो आप ये लिखो, रेखा चित्र में तीसरी फर्म सीमांत फर्म है, ठीक है। अब सीमांत फर्म की जो विशेषता है वो ध्यान में रखना, आपको एग्जाम के अंदर वो पूछते हैं, तो वो लिखो आप, सीमांत फर्म की निम्न विशेषता है, सीमांत फर्म की निम्न विशेषता है। पहली विशेषता लिखना, इसमें P बराबर क्या होती है भाई, P बराबर LMC बराबर LAC होती है। एक तो इसकी ये शर्त होती है, इस फर्म में जो कीमत है वो सीमांत लागत और औसत लागत के बराबर होती है। देखो ये कंडीशन तो इन तीनों में भी हो रही है, P बराबर LMC तो इन तीनों में भी है, लेकिन LAC इनके बराबर नहीं है। तो इसके अंदर आप जो मुख्य बात है वो है कि इसकी जो कीमत है वो LAC के क्या है, बराबर है। ये इसके अंदर विशेष बात है। दूसरी बात है, ये फर्म LAC के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती है,
ये फर्म एलआईसी के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती है। देखो ये एलआईसी वक्र है और ये एलआईसी का न्यूनतम बिंदु है, तो ये सिर्फ एक सीमांत फर्म ही जो ऐसी फर्म है जो एलआईसी के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती है। बाकी फर्में देखो, ये जो फर्म है ये एलआईसी का न्यूनतम बिंदु तो ये है, लेकिन ये यहाँ पर उत्पादन कर रही है। ऐसे ये फर्म एलआईसी का न्यूनतम बिंदु तो ये है, लेकिन ये फर्म यहाँ उत्पादन कर रही है और केवल वही सीमांत फर्म है जो एलआईसी के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती है। ठीक है ना भाई। फिर देखो, इसलिए सीमांत फर्म ही इष्टतम फर्म होती है। इष्टतम फर्म होती है जो अपने संयंत्र का इष्टतम प्रयोग करती है। इष्टतम प्रयोग करती है। ठीक है। अन्य सभी फर्में अन्य फर्मों का संयंत्र, अन्य फर्मों के संयंत्र का आकार इष्टतम से अधिक होता है। इष्टतम से अधिक होता है, अधिक होता है। केवल सीमांत फर्म ही है जो संयंत्र का इष्टतम प्रयोग करती है। बाकी फर्मों का जो संयंत्र का जो आकार है वो इष्टतम आकार से क्या होता है, इष्टतम से आकार से ज़्यादा होता है। ठीक है ना। केवल सीमांत फर्म के संयंत्र का आकार ही क्या होता है, इष्टतम होता है। तो दीर्घकाल में विभिन्न लागत दशाओं में दीर्घकाल में फर्मों का जो साम्य अपन पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन सीमांत फर्म के ऊपर ही बनता है। तो सीमांत फर्म कौन सी होती है ये आपको ध्यान में रखना है। जिस फर्म की दीर्घकाल में सबसे ऊंची लागत होती है, या वो फर्में जो कीमत घटने पर सबसे पहले उद्योग छोड़ करके जाती है, वो फर्म क्या होती है, सीमांत फर्म होती है। और सीमांत फर्म की क्या विशेषता होती है, एक तो ये विशेषता होती है कि उसकी कीमत जो होती है वो उसकी औसत लागत के बराबर होती है। और कीमत जब औसत लागत के बराबर होती है तब भी आपको पता है ये क्या मिलती है भाई, इसको केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है। ध्यान रखना भाई, सामान्य लाभ, ये फर्म ही सामान्य लाभ प्राप्त करती है। बाकी जो भी फर्में हैं वो सारी फर्में क्या है, अति सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं। जैसे अपने 3 फर्में दिखाई थी तो 3 फर्मों में केवल सीमांत फर्म है वही सामान्य लाभ प्राप्त करती है, बाकी जो दोनों फर्में थी वो अति सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं। दूसरी देखो, ये जो सीमांत फर्म है वो ही एलआईसी के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती है, इसलिए सीमांत फर्म ही क्या होती है, इष्टतम फर्म होती है जो अपने संयंत्र का क्या है, इष्टतम प्रयोग करती है। बाकी फर्मों के संयंत्र का जो आकार है वो इष्टतम से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, उस क्वेश्चन से आपकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दीर्घकाल में उद्योग की सीमांत फर्म दीर्घकाल में उद्योग की सीमांत फर्म होगी जो दीर्घकाल में उद्योग की सीमांत फर्म होगी जो, पहला है P बराबर LAC, दीर्घकाल में उद्योग की सीमांत फर्म होगी
होगी, ऐसे भी दीर्घकाल में फर्म उद्योग की सीमांत फर्म होगी। P बराबर LAC पर उत्पादन करती है, उत्पादन करती है। दूसरा ऑप्शन आ जाएगा LAC के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती है। तीसरा ऑप्शन आ जाएगा जिसे केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है, सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। और चौथा ऑप्शन आ जाएगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो दीर्घकाल में उद्योग की सीमांत फर्म कौन सी होगी? देखो सीमांत फर्म नाम आ गया, इसका मतलब अगला पूछ रहा है कि अलग अलग लागतों की दशाएं हैं और अलग अलग लागतों की दशाओं में उद्योग की फर्मों की वो कंडीशन पूछना चाह रहा है। अब ये पूछना चाह रहा है कि सीमांत फर्म कौन सी होगी। तो आपको पता है भाई सीमांत फर्म, जैसे अपन ने रेखा चित्र में पढ़ी थी कि जो तीसरी फर्म थी वो सीमांत फर्म थी, जिसकी लागतें सबसे ज़्यादा थी, जो LAC के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन कर रही थी, उसकी जो कीमत थी या जो AR थी वो LAC के बराबर थी। ठीक है ना भाई। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? ये सारा है, क्योंकि LAC के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती है, इसका मतलब उसके जो सामान्य लाभ है उसको केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। और एक ये बताया था कि जो LAC की जो फर्म LAC के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती है उस फर्म को क्या कहा जाता है? इष्टतम फर्म कहा जाता है। तो इसके अंदर आपको उत्तर ये सही करना है। ले भाई, तो आज जो अपने पढ़ा है वो अपने पढ़ लिया कि साहब उद्योग का साम्य अपने पढ़ा था दीर्घकाल के अंदर। दूसरी बात अपने पढ़ी थी कि विभिन्न लागत दशाओं के अंदर फर्मों की साम्य की स्थिति। तो विभिन्न लागत दशाओं में अपने अल्पकाल में भी फर्मों की साम्य की कंडीशन पढ़ी थी और दीर्घकाल में भी फर्मों के सामान्य की कंडीशन पढ़ी थी। इसमें विशेष ध्यान में रखना है भाई, विभिन्न लागत दशाओं के अंदर जो फर्मों की साम्य स्थिति पढ़ेंगे उद्योग के अंदर, तो उसमें सीमांत फर्म जो है, इस सीमांत फर्म को मत भूल जाना, इसके ऊपर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और कल वाले जो वीडियो है, कल की जो क्लास है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे फर्म का पूर्ति वक्र और उद्योग का पूर्ति वक्र। तो आज की क्लास फिर यही समाप्त करता हूँ।